डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत की संचित निधि से दी जाने वाली पेंशन के हकदार हैं। 2. संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, उज्ज्वला 2.0 योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल में रहने वाले परिवारों को जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन के साथ पहली रिफिल और एक हॉट प्लेट निःशुल्क प्रदान किया जाता है। 2. ग्रामीण विकास मंत्रालय इस योजना को लागू करने वाला नोडल निकाय है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट यानी ZED योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस योजना में जीरो इफेक्ट शून्य वायु प्रदूषण, शून्य तरल निर्वहन और शून्य ठोस अपशिष्ट को संदर्भित करता है। 2. इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB द्वारा लॉन्च किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में केवल क्रमशः 1972 और 2002 के अधिनियमों के तहत 2 बार यानी 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। 2. परिसीमन आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और भारत के निर्वाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया और भारत का एक संयुक्त कार्यक्रम है। 2. इसे राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना यानी नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है। 3. राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना विश्व बैंक समर्थित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. चालू वित्त वर्ष यानी 2021-22 की दूसरी तिमाही के दौरान विनिर्माण उत्पादन में 5.5% की वृद्धि हुई है। 2. चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की GDP में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि दर्ज हुई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, बांध सुरक्षा विधेयक 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह विधेयक देश भर के सभी निर्दिष्ट बांधों के निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव का प्रावधान करता है। 2. इन बांधों में 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले बांध या 10 से 15 मीटर की ऊंचाई के विशिष्ट डिजाइन और स्ट्रक्चर वाले बांध शामिल हैं। 3. इस विधेयक के तहत अपराधों के फलस्वरूप 5 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, BSF यानी सीमा सुरक्षा बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद हुई थी। 2. यह रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, महापरिनिर्वाण दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह हर साल 6 दिसंबर को मनाया जाता है। 2. इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि के तौर पर मनाया जाता है। 3. चैत्य भूमि दादर मुंबई BR अम्बेडकर का समाधि स्थल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अंतिम प्रश्न था, खबरों में रहा ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब था एक परमाणु समझौता।
शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। सुर्खियों में रही फिएट मनी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बिना वस्तु मान यानी इंट्रिंसिक वैल्यू की मुद्रा, आईएमएफ के पास फॉरेक्स रिजर्व, कमोडिटी मुद्रा या फिर आईएमएफ में रिजर्व कोटा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिना वस्तु मान की मुद्रा। फिएट मनी सरकार द्वारा जारी मुद्रा है जो किसी प्रकार की कमोडिटी जैसे गोल्ड आदि द्वारा समर्थित नहीं होती है। यह कानूनी तौर पर बाध्यकारी मुद्रा है और इसे स्वीकार करने से मना नहीं किया जा सकता है। फिएट मनी के जरिए केंद्रीय बैंकों को अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने में सुविधा होती है, क्योंकि उनके द्वारा मुद्रित होने वाली मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। फिएट मनी का कोई वस्तु मान यानी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है। इस मनी का मूल्य इसलिए होता है क्योंकि जो लोग इसे विनिमय के माध्यम के तौर पर उपयोग करते हैं वे इसके मूल्य पर सहमत होते हैं। फिएट मनी कमोडिटी मुद्रा के एक विकल्प के तौर पर है। कमोडिटी मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिसका आंतरिक मूल्य होता है, क्योंकि इसमें सोने या चांदी जैसी कीमती धातु अंतर्निहित होती है, इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बिना वस्तु मान की मुद्रा। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, कायहायता सूका साचिकेरम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक मध्यम आकार का ऑप्थेल्मोसॉरस था। 2. इसके धारदार और मजबूत दांत इसे बड़े शिकार को खाने में मददगार होते थे। 3. डेंट्री इस प्रजाति की सबसे लंबी हड्डी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर हैं? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सही हैं। कायहायता सूका साचिकेरम हाल ही में शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा खोजी गई एक नई समुद्री सरीसृप प्रजाति है। इसकी खोपड़ी की लंबाई लगभग 1 मीटर और यह जीव स्वॉर्डफिश जैसा दिखता है। यह अंतिम जीवित इच्थायोसॉर्स में से एक है। यह एक विलुप्त प्रजाति है। इसे मध्य कोलंबिया में पाए गए जीवाश्मों में खोजा गया है। कायहायता सूका का अर्थ है वह जो किसी नुकीली चीज से काटता है, यानी द वन दैट कट्स विद समथिंग शार्प। यह सेंट्रल कोलंबिया की स्वदेशी भाषा से संबंधित एक शब्द है। जान लेते हैं कायहायता सूका की विशेषताओं के बारे में। यह एक मध्यम आकार का जुरासिक काल से संबंधित ऑप्थेल्मोसॉरस था, इसलिए कथन 1 सही है। इसकी आंखें बड़े आकार की और शरीर डॉल्फिन के आकार का था। इसके धारदार और मजबूत दांत इसे बड़े शिकार को खाने में मददगार होते थे, इसलिए कथन 2 भी सही है। डेंट्री इस प्रजाति की सबसे लंबी हड्डी है, जिसका माप लगभग 720 मिलीमीटर है, इसलिए कथन 3 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, कपास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? यह एक सूखा प्रतिरोधी फसल है और इसके लिए शुष्क जलवायु उपयुक्त है। 2. दक्कन के पठार की मिट्टी कपास की फसल उगाने के लिए उपयुक्त है। 3. महाराष्ट्र भारत का शीर्ष कपास उत्पादक राज्य है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल से कपास पर लगाए गए आयात शुल्क को हटाने के लिए संबंधित मंत्रालयों को निर्देश देने का अनुरोध किया है। जान लेते हैं कपास के बारे में। यह एक खरीफ फसल है। इसे पकने में 6 से 8 महीने का समय लगता है। इसके लिए 21 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और वर्षा लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर। मिट्टी का प्रकार, इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली काली कपास मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी जैसे दक्कन पठार की मिट्टी, इसलिए कथन 2 सही है। यह एक सूखा प्रतिरोधी फसल है और इसके लिए शुष्क जलवायु उपयुक्त है, इसलिए कथन 1 सही है। शीर्ष कपास उत्पादक देश हैं चीन, उसके बाद भारत, फिर अमेरिका। और भारत में शीर्ष कपास उत्पादक राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर राजस्थान, इसलिए कथन 3 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल या राष्ट्रमंडल देशों यानी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 1949 में लंदन घोषणा पत्र द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 2. महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राष्ट्रमंडल की प्रमुख हैं।
3. इसकी सदस्यता स्वतंत्र और समान स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सही हैं। हाल ही में बारबाडोस ने आधिकारिक तौर पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अपने राष्ट्र प्रमुख यानी हेड ऑफ स्टेट के रूप में हटा दिया है। यह ब्रिटिश उपराष्ट्र निवेश बनाने के लगभग 400 सालों बाद दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया है। हालांकि बारबाडोस 54 राष्ट्रमंडल सदस्य देशों में से एक सदस्य देश बना रहेगा। जान लेते हैं राष्ट्रमंडल देश यानी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में। यह एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। यह उन देशों का समूह है जो कि कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। इसकी स्थापना 1949 में लंदन घोषणा पत्र द्वारा की गई थी, इसलिए कथन 1 सही है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राष्ट्रमंडल की प्रमुख हैं, इसलिए कथन 2 सही है। वर्तमान में इसमें 54 सदस्य देश शामिल हैं। इसकी सदस्यता स्वतंत्र और समान स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित है, इसलिए कथन 3 भी सही है। वर्ष 2009 में राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाला अंतिम देश रवांडा था। राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की शिखर बैठक सभी राष्ट्रमंडल सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की द्विवार्षिक बैठक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC द्वारा रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग यानी RPL प्रोग्राम लागू किया जा रहा है। 2. RPL प्रोग्राम औपचारिक व्यवस्था से अलग अर्जित शिक्षण मूल्यों को मान्यता प्रदान करता है। 3. NSDC कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तत्वाधान में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP के तौर पर कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय यानी MSDE द्वारा दिल्ली में 2500 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक पायलट परियोजना की घोषणा की गई। यह परियोजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY 3.0 के रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग यानी RPL घटक के तहत है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC द्वारा RPL प्रोग्राम लागू किया जा रहा है, इसलिए कथन 1 सही है। इसका मकसद कौशल विकास कार्यक्रमों की बेहतर योजना और क्रियान्वयन के लिए विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन को बढ़ावा देना है। यह एक औपचारिक व्यवस्था से अलग अर्जित शिक्षण मूल्यों को मान्यता प्रदान करता है। इसके तहत कौशल के लिए एक सरकारी प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। NSDC कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तत्वाधान में PPP यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी के तौर पर कार्य करता है, इसलिए कथन 3 भी सही है। यह देश में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्रियान्वयन एजेंसी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं? चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम या फिर कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया। लिथियम ट्रायंगल दक्षिण अमेरिका का एक क्षेत्र है जिसमें लिथियम भंडार वाले देश शामिल हैं। ये देश है चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया। दुनिया का लगभग 75% से अधिक लिथियम भंडार इस क्षेत्र में है। एक खनिज के तौर पर लिथियम प्राकृतिक रूप से या तो कठोर चट्टानों के निक्षेपों में या झीलों यानी सालेर्स में पाया जा सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया। अगला प्रश्न है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक ART क्लिनिक और बैंक को नेशनल रजिस्ट्री ऑफ बैंक्स एंड क्लिनिक्स ऑफ इंडिया में रजिस्टर होना चाहिए। एक बैंक सिर्फ 21 और 55 वर्ष की आयु वाले पुरुष का वीर्य और 23 से 35 वर्ष की आयु की महिलाओं का oocytes ले सकता है। 3. बिल के तहत नेशनल रजिस्ट्री बनाई जाएगी और वह देश में सभी ART क्लिनिक्स और बैंकों के विवरणों वाले केंद्रीय डेटाबेस के तौर पर काम करेगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। हाल ही में लोकसभा में विस्तृत चर्चा के बाद असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 पारित किया गया।
जान लेते हैं इस बिल के बारे में। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 को 14 सितंबर 2020 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह देश में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी ART सेवाओं के नियमन का प्रावधान करता है। यह ART को परिभाषित करता है जिसके तहत ऐसे सभी तकनीक शामिल हैं जिनमें मानव शरीर के बाहर स्पर्म या oocytes यानी अपरिपक्व एग सेल को रखकर किसी महिला की प्रजनन प्रणाली में युग्म को प्रत्यारोपित करके गर्भावस्था हासिल की जाती है। इसमें एक महिला की प्रजनन प्रणाली में युग्म को स्थानांतरित करने से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं। बिल में प्रावधान है कि प्रत्येक ART क्लिनिक और बैंक को नेशनल रजिस्ट्री ऑफ बैंक्स एंड क्लिनिक्स ऑफ इंडिया में रजिस्टर होना चाहिए। अतः कथन 1 सही है। बिल के तहत नेशनल रजिस्ट्री बनाई जाएगी और वह देश में सभी ART क्लिनिक्स और बैंकों के विवरणों वाले केंद्रीय डेटाबेस की तरह काम करेगी। इसलिए कथन 3 सही है। युग्मक यानी जैमीट डोनर्स की स्क्रीनिंग, वीर्य का कलेक्शन और स्टोरेज और ओसाइट डोनर का प्रावधान सिर्फ रजिस्टर्ड ART बैंक द्वारा किया जा सकता है। बैंक सिर्फ 21 और 55 वर्ष की आयु वाले पुरुष का वीर्य और 23 से 35 वर्ष की आयु की महिलाओं का oocytes ले सकता है। इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3 यानी सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में स्थगन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. अनिश्चित काल के लिए स्थगन में अगली बैठक के लिए एक निश्चित तिथि के बाद सदन की बैठक समाप्त होती है। 2. सदन की बैठक का स्थगन एक निश्चित समय के लिए सदन की बैठक की समाप्ति है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। सदन से 12 सदस्यों के निलंबन को लेकर सदन में विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित की गई। संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन सदस्यों को उनके अनियंत्रित व्यवहार के लिए निलंबित कर दिया गया था। जान लेते हैं स्थगन के बारे में। सदन की बैठक का स्थगन जब बैठक के कार्य को कुछ निश्चित समय के लिए समाप्त किया जाता है। अतः कथन 2 सही है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन जब सदन को बिना बताए स्थगित कर दिया जाता है कि अब उसे किस दिन आहूत किया जाएगा। अतः कथन 1 गलत है। सत्रावसान सदन के सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसके अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो तक पद धारण करते हैं। 3. इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2 यानी दोनों कथन गलत हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने बिहार सरकार को मुजफ्फरपुर के एक सरकारी अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान कई मरीजों की आंखें निकालने के मामले में नोटिस जारी किया है। जान लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम यानी PHRA 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 और मानव अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इसे संशोधित किया गया। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। इसलिए कथन 2 गलत है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं। इसके अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो तक पद धारण करते हैं। इसलिए कथन 1 गलत है। हालांकि राष्ट्रपति द्वारा कुछ परिस्थितियों में अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, नागालैंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नागालैंड को दिसंबर 1965 में राज्य का दर्जा दिया गया। 2. शिलोंग समझौता नागालैंड से संबंधित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। नागालैंड ने 1 दिसंबर 2021 को अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया। जान लेते हैं नागालैंड के बारे में।
दिसंबर 1963 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। नागालैंड का गठन असम के नागा हिल्स जिले और तत्कालीन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी NEFA के त्युएनसांग ट्रैक प्रांत को मिलाकर किया गया था। 1975 में शिलोंग समझौते के तहत NNC यानी नेशनल नागा काउंसिल और NFG यानी नागा संघीय सरकार के कुछ गुट हथियार छोड़ने पर सहमत हुए, इसलिए कथन 2 सही है। नागा पहाड़ी लोग हैं जिनकी संख्या लगभग 2.5 मिलियन, नागालैंड में 1.8 मिलियन, मणिपुर में 0.6 मिलियन और अरुणाचल में 0.1 मिलियन है। वे भारतीय राज्य असम एवं बर्मा यानी म्यांमार के बीच सुदूर और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। नागा केवल एक जनजाति नहीं है, यह एक नृजातीय समुदाय है जिसमें कई जनजातियां शामिल हैं, जो नागालैंड और उसके आसपास के इलाकों में रहती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अंतिम प्रश्न है, 5 करोड़ से अधिक लोगों का पूर्ण टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में करीब 125 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश 5 करोड़ से अधिक लोगों का पूरी तरह से टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य की लगभग 1/3 आबादी का पूरी तरह से टीकाकरण किया जा चुका है। सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में योग्य आबादी के लगभग 75% से अधिक आबादी को कोविड रोधी वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है, इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। HIV यानी एड्स से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहले शुरू की गई हैं? 1. प्रोजेक्ट सनराइज, 2. द रेड रिबन, 3. 90-90-90 लक्ष्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।